नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। देखते ही देखते 2020 तकरीबन विदा ले चुका है। इस बीच कोरोना जैसे वायरस ने पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को मुंह के बल गिरा दिया है। पूरी दुनिया में कोरोना की वजह से अब तक करीब 17 लाख लोगों की जानें जा चुकी हैं। तमाम सेक्टर मंदी के दौर से गुजर रहे हैं, यानी इतिहास के काले पन्नों में दर्ज होने के लिए 2020 सभी तरह की योग्यताएं रखता है। लेकिन 2020 में भारतीय रियल एस्टेट ने किस तरह से प्रदर्शन किया, बिक्री और लॉन्च किस तरह के रहे, सरकार और डेवलपर्स ने किस तरह की रणनीतियों पर काम किया, किस तरह के ट्रेंड उभर कर सामने आए, यानी कोविड-19 की इस महामारी में जिस तरह की आपदा थी उसमें कैसे अवसर निकल कर आए, मार्च में पहले लॉकडाउन के बाद से 2020 के समापन तक किस तरह की चाल रही भारतीय रियल एस्टेट की, वो जानने समझने की कोशिश करेंगे। बड़ा ही शानदार पैनल आज हमारे साथ मौजूद है और इस पैनल में तमाम अनुभवी हैं जिनके अनुभव को आज हम खंगालेंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि 2020 के रियल एस्टेट को किस तरह से देखते हैं। और अगले आधे घंटे आप बने रहिए, क्योंकि ये अगले आधे घंटे आपको रियल एस्टेट की पूरी ABCD बताएंगे कि 2020 में रियल एस्टेट कैसा रहा। तो सबसे पहले उनका परिचय मैं आपसे कराई देता हूं। हमारे साथ हैं ध्रुव अग्रवाला, ग्रुप CEO, हाउसिंग, मकान और propwriter.com के। अरविंद नंदन हमारे साथ हैं, MD रिसर्च एंड कंसल्टिंग, सेविल्स इंडिया। अमित गोयनका हमारे साथ हैं, MD निसस फाइनेंस। और गुलाम जिया, ED नाइट फ्रैंक। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है जी बिजनेस पर। तो सबसे पहला सवाल ध्रुव अग्रवाला सर मेरा आपसे ये रहेगा कि 2020 में लॉकडाउन में कंस्ट्रक्शन बंद होने के बाद से सितंबर में रिकॉर्ड तोड़ बिक्री होने तक इस साल को आप रियल एस्टेट के इतिहास में कैसे देखते हैं? देखिए दीपक, जो अगर हम देखें अप्रैल से दिसंबर तक का जो अभी सफर रहा है, तो ये मिक्स बैग रहा है। अगर हम सेल्स देखें तो मार्च से लेकर सितंबर तक मंथ ओवर मंथ सेल्स में हमने डिक्लाइन देखा, लेकिन अक्टूबर ऑनवर्ड्स, इनफैक्ट मैं बोलूंगा मिडिल ऑफ सितंबर ऑनवर्ड्स से लेकर दिसंबर तक लगातार हमने सेल्स में बढ़त देखी है। और अगर मैं अपनी खुद के नंबर्स देखूं कंपनी के, तो जो हमारे नंबर्स रहे हैं अक्टूबर, नवंबर और अब दिसंबर में भी जो हमारा क्लोज रहेगा, वो रिकॉर्ड लेवल्स पे खत्म होगा। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि जो हमने अप्रैल से सितंबर में जो डाउनटर्न देखा था, जो एकदम एक जैसे मार्केट फ्रीज हो गई थी, वो काफी हद तक खुला है वापस, और अनुमान है ये आगे भी मोमेंटम बना रहेगा। दूसरी चीज जो हमने देखा है विच इज अ बिग ट्रांसफॉर्मेशन, और ये लोग सब सेक्टर में कह रहे हैं, जो डिजिटल अडॉप्शन है सेक्टर में वो काफी हद तक 7 महीनों में बढ़ा है। और हमने ये देखा है कि जो हमारे प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे housing.com, फरवरी और हम दिसंबर अगर हम कंपेयर करें, तो जो ऑर्गेनिक ट्रैफिक है, जो लोग आ रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म पे, जो घर ढूंढ रहे हैं चाहे रेंट के लिए चाहे बाय के लिए, उसमें 75% इंक्रीज हमने देखा है, जो ऐसा इंक्रीज हमने कभी पहले नहीं देखा है इतने शॉर्ट पीरियड में। और इसकी वजह दो ही हो सकती है, एक कि डिजिटल अडॉप्शन जो शहरों में है, बड़े शहरों में, वो तो बड़ा ही जो है, और टियर 2 सिटीज में भी जो लोग पहले डिजिटल मीडियम को अडॉप्ट नहीं कर रहे थे, दे वर फोर्स्ड टू अडॉप्ट इट, क्योंकि जब लॉकडाउन हुआ उनको बेसिक जरूरतों के लिए, चाहे एजुकेशन हो, हेल्थ केयर हो, एसेंशियल शॉपिंग हो, सबके लिए उनको डिजिटल अपनाना पड़ा, और उसका फायदा रियल एस्टेट में भी हमने देखा है। अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे होगा कि प्रॉपर्टी के प्राइसेस बढ़ नहीं रहे हैं, सरकार तमाम तरह की छूट दे रही है, निफ्टी का जो रियल्टी इंडेक्स है वो इस समय हाई पर है, 2010 में करीब 500 के ऊपर था और आज 300 के स्तर पर आ चुका है। ऐसे में एम्बेसी और रहेजा की रीट्स को अगर हम देखें तो वो भी काफी सक्सेसफुल रही हैं। दूसरी ओर प्रेस्टीज, DLF और ब्रिगेड जैसे ग्रुप हैं, वो भी अपना रीट लाने की पूरी तरह से तैयारी कर चुके हैं। तो क्या ये मान के चलें कि निवेशक जो है वो फिजिकली निवेश करने की बजाय जो वर्चुअल ऑप्शन है, जो शेयर मार्केट का ऑप्शन है, उसको तरजीह दे रहा है, उसको ज्यादा प्राथमिकता दे रहा है? दीपक जी, इस समय दुनिया में अनप्रेसिडेंटेड लिक्विडिटी है, और ये जो इतना पैसे का इतना बड़ा जो एक समुद्र या सैलाब आ रखा है, वो कहीं ना कहीं निवेश का रास्ता ढूंढ रहा है। ये इस समय इंटरेस्ट रेट का सबसे लोएस्ट रेजिम रहा है हिस्ट्री में। इंडिया में तो खैर 15 साल का सबसे कम इंटरेस्ट दर चल रहा है,
दुनिया में भी कहीं ना कहीं नेगेटिव इंटरेस्ट रेट एनवायरनमेंट चल रहा है सब जगह। तो हर निवेशक, हर विदेशी या देसी जो निवेशक है वो कहीं ना कहीं एक स्थायी अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहा है, जिसका जो बेनिफिट है वो कैपिटल मार्केट्स में जा रहा है। बिकॉज सबसे आसान होता है कि कैपिटल मार्केट्स में आप इन्वेस्ट करें और आपको जिस समय तक इन्वेस्ट करना है करें, उसका टैक्स बेनिफिट्स अन्य होते हैं और आप अपने समय पर आप उसको एग्जिट कर लें। तो जो आप लिक्विडिटी देख रहे हैं उसकी वजह से ये स्टॉक मार्केट का परफॉर्मेंस रहा है। और डेफिनेटली ये जो 2 रीट्स आए इनमें बहुत भारी सब्सक्रिप्शन रही है। आते समय में भी जो 3 या 4 रीट्स अनाउंस होंगे या जिनकी प्लानिंग चल रही है उसमें भी हमें तकरीबन वही टाइप की उम्मीद लग रही है कि बनी रहेगी। ग्लोबल इन्वेस्टर्स काफी उसको सराहेंगे। मगर जहां तक फिजिकल रियल एस्टेट की बात है, एक तो फिजिकल रियल एस्टेट फिजिकल एसेट क्लास होने की वजह से इसमें फिजिकल एंगेजमेंट जरूरी होता है। लोगों को आना पड़ता है, देखना पड़ता है, समझना पड़ता है। इस समय अभी भी उतना ज्यादा यातायात, उतना ज्यादा एंगेजमेंट फिजिकली नहीं है। ध्रुव ने ऑलरेडी बताया कि डिजिटल ट्रांसफॉर्म काफी हद तक बढ़ चुका है। लोग अब काफी हद तक कोशिश कर रहे हैं कि डिजिटल माध्यम से उस प्रॉपर्टी का चुनाव करें, मगर वो इतना आसान नहीं है। गुलाम सर, अगला सवाल मेरा आपसे होगा, एक तरफ वर्क फ्रॉम होम जो है वो रियलिटी बनता जा रहा है, लोग वर्क फ्रॉम होम को प्रेफर कर रहे हैं, कंपनियां भी वर्क फ्रॉम होम को ही प्रेफर कर रही हैं जहां तक संभव हो पा रहा है। दूसरी ओर जो फॉरेन फंड है वो ऑफिस स्पेस को लेकर काफी बुलिश हैं। तो ये जो कनेक्शन है ये क्या कहलाता है? देखिए, ऑफिस स्पेस के बारे में पहली चीज तो बैकड्रॉप ये रहा है कि पिछले कुछ सालों में ऑफिस स्पेस का परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रहा है। अगर हम केवल पिछला वर्ष भी देख लें, इसमें जिस मिकदार में, जिस क्वांटिटी में ऑफिस रियल एस्टेट अब्जॉर्ब हुआ था वो एब्सोल्यूट रिकॉर्ड ब्रेकिंग था। तो ये सारी चीजों में अगर उसके बाद सडनली एक डिसरप्शन इस कोविड महामारी की वजह से आया है तो इसके ऊपर कई सारी अटकलें चल रही हैं। लोगों का एक तरफ तो ये कहना है कि वर्क फ्रॉम होम के कारण अब सारे लोग दफ्तर छोड़कर अपने अपने मकानों से, अपने घरों से ही ऑपरेट किया करेंगे, और दूसरी तरफ ये चीज भी तय है कि लोग उसके बावजूद भी नए ऑफिसेज ऑक्यूपाई करने में जुटे हुए हैं। ये एक कॉन्ट्रास्टिंग सिचुएशन, जो एक तजाद जो पैदा हुआ है वो एक तरफ तो एनालिस्ट को भी कंफ्यूज किए हुए है, लेकिन दूसरी तरफ इस बात को भी नजरअंदाज नहीं किया जा सकता कि जैसे वैक्सीनेशन के दिन करीब आ रहे हैं, जैसे अब कुछ ममालिक में तो ये शुरू हो चुके हैं, इंडिया में भी, भारतवर्ष में भी ये शुरू हो गया है। वैक्सीनेशन के आने के बाद ये जो महामारी है यही सोचा जा रहा है कि ये भी बहुत जल्द इस चीज को भुला दिया जाएगा। तारीख गवाह है कि इस तरह के जब बड़े बड़े डिसरप्शंस हमारे ह्यूमन काइंड पर आए हैं उन्हें हम भुलाने में ज्यादा वक्त नहीं लगाते। तो एक तरफ तो वर्क फ्रॉम होम के नारे लगाए जा रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ वही लोग जो वर्क फ्रॉम होम के इतने स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं वही आगे बढ़ बढ़कर और ऑफिस पे कमिटमेंट दिए जा रहे हैं। तो ये चीज देखते हुए जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, जो निवेशक हैं, वो समझ रहे हैं इस बात को कि भाई ये वर्क फ्रॉम होम ये एक हमेशा का सोल्यूशन नहीं हो सकता। मेरा अगला सवाल अरविंद जी आपसे होगा कि तमाम डेवलपर्स अब डाइवर्सिफाई कर रहे हैं, कोविड के चलते डेटा सेंटर्स में निवेश बढ़ा है और भी नए नए तरह के ट्रेंड्स देखने को मिल रहे हैं। तो क्या हम ये मान के चलें कि जो ट्रेडिशनल रियल एस्टेट था वो पूरी तरह से बदल चुका है? नहीं, ऐसा तो नहीं है कि पूरी तरह से बदल चुका है, लेकिन ये जरूर कह सकते हैं कि इसका सबमिशन जो है, इसका जो कंपोजिशन है, ये अब बदल सकता है और कुछ हद तक बदल सकता है। जहां तक शेयर्ड स्पेसेस और शेयर्ड स्पेसेस का ऑफिस के साथ, ट्रेडिशनल ऑफिस के साथ जो समन्वय है, वो कुछ ऐसा आता हुआ दिखाई पड़ता है आने वाले कुछ समय में कि ऑफिस जो है, ट्रेडिशनल ऑफिस जो एक जगह पे जमा होते थे, एक बिजनेस डिस्ट्रिक्ट में जमा होते थे, उनको कुछ हद तक थोड़ा लूज होना पड़ेगा और कुछ हिस्सा हब एंड स्पोक्स मॉडल के तहत लोगों की रेजिडेंशियल एरियाज के पास पहुंचना शुरू हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये नहीं है कि ऑफिस खत्म हो गया, लेकिन कुछ ऑफिसेज का कुछ हिस्सा जो जितना मुनासिब है, जितना संभव है, जितना पॉसिबल है, वो वहां से छिटक के अलग निकले और दूसरी जगहों पर बंट जाए, जिससे कि कोवर्किंग जैसी कोई भी शेयर स्पेस वाली अरेंजमेंट जो है वो शहर के दूसरे हिस्सों में एस्टैब्लिश हो पाए। तो एक बड़ा कंक्लूजन ये है। इसके बाकी कंक्लूजन में मैं फिलहाल नहीं जा रहा। जहां तक इन्वेस्टमेंट्स का सवाल है वो भी काफी हद तक तय करता है दीपक जी कि कौन कौन से रियल एस्टेट एसेट क्लासेस, जैसा आपने मुझसे पूछा, हैं जो उभर के आ सकते हैं।
ये काफी साफ दिखाई पड़ने लगा है जैसे जैसे दिसंबर आया है और दिसंबर आगे बढ़ा है कि इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट रेजिडेंशियल और कमर्शियल में तो बना हुआ है। कुछ हद तक 2020 के दौरान शेक जरूर हुआ, हिला जरूर और कुछ डिप भी हुआ, लेकिन बना हुआ है और वो इंतजार कर रहे हैं कि आने वाले वर्ष में, आने वाले वर्षों में वो दोबारा उसमें एंटर करेंगे। रीट इसका उदाहरण है साफ साफ। लेकिन इसके अलावा जो चीज बहुत साफ तौर पर दिखाई पड़ी है वो ये है कि इन्वेस्टर्स और खासकर विदेशी इन्वेस्टर्स जो भारत में प्राइवेट इक्विटी या किसी भी तरह से पैसा लगाना चाहते हैं, उनकी नजर एक दो एसेट क्लासेस पर है। उनमें से एक है वेयर हाउसिंग या इंडस्ट्रियल से जुड़ा हुआ वेयर हाउसिंग वाला जो एसेट क्लास है। इसके अलावा डेटा सेंटर्स पर भी उनकी काफी उम्मीद है। ध्रुव सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये रहेगा कि 2021 में क्या मार्केट कंसोलिडेशन के फेज में रहेगा, क्योंकि जो छोटे डेवलपर्स हैं वो सस्टेन नहीं कर पा रहे हैं, उनके प्रोजेक्ट्स को बड़े डेवलपर्स टेक ओवर कर रहे हैं। ऐसे में क्या 2021 बड़े प्लेयर्स के लिए एक शानदार मार्केट रहने वाला है? दीपक जी, जो हमने देखा है लास्ट, ये देखिए ट्रेंड पिछले 2 या 3 सालों से कि जहां पे कोई ब्रांडेड डेवलपर प्रोजेक्ट लॉन्च करता है तो उसके लिए हम देखते हैं कि अभी भी डिमांड काफी स्ट्रांग है। जो डेवलपर्स ब्रांडेड नहीं हैं और जिनका ट्रैक रिकॉर्ड इतना अच्छा नहीं है पास्ट में, वहां पे कस्टमर्स प्रेफर करते हैं कि जो रेडी टू मूव इन इन्वेंट्री है उसको लें अगर कंप्लीशन हो चुका है, क्योंकि कोई डाउट नहीं है कि ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा या नहीं होगा। तो मेरा ये मानना है कि जो ये कंज्यूमर सेंटिमेंट है अभी भी काफी सेम है। लोग ब्रांडेड डेवलपर्स, वेल नोन डेवलपर्स के प्रोडक्ट की तरफ ज्यादा आकर्षित हैं। तो इस वजह से जो डेवलपर्स स्ट्रांग, जिनके बैलेंस शीट स्ट्रांग नहीं है, उनको चैलेंज आएगा, क्योंकि सेल्स वेलोसिटी जो उनकी है वो हम उसमें इम्प्रूवमेंट हम नहीं देखेंगे, क्योंकि अभी भी अट्रैक्शन जो है कंज्यूमर्स का स्ट्रांग डेवलपर्स की तरफ है, वेल नोन ब्रांडेड डेवलपर्स की तरफ है। तो इस वजह से, क्योंकि देखिए सिचुएशन, चाहे हमने सेल्स अक्टूबर ऑनवर्ड्स काफी स्ट्रांग देखा है, पर हमारे जैसे मैंने कहा आपको, वो आरटीएमआई और ब्रांडेड डेवलपर्स की तरफ ज्यादा बढ़ा है। तो जो वीक डेवलपर्स हैं उनका जो स्ट्रेस है, जो बैलेंस शीट की उनकी हालत है, उस पर स्ट्रेस जरूर रहेगा। और इस वजह से अब जो कंसोलिडेशन स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका था रेरा के आने के बाद, वो मेरे हिसाब से 2021 में भी हम देखेंगे, क्योंकि जो स्ट्रेस है अभी सिस्टम से पूरी तरीके से बाहर नहीं हुआ है। अमित जी, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि लॉकडाउन खुलने के बाद होम लोन पर जो रिपोर्ट्स आ रही हैं वो ये कह रही हैं कि होम लोन काफी बढ़ा है, डिसबर्समेंट काफी तेजी के साथ बढ़ा है। ऐसे में समझना ये है, आप बेहतर बता सकते हैं कि ये जो होम लोन बढ़ा है वो वॉल्यूम में बढ़ा है या वैल्यू में बढ़ा है? मुझे लगता है दोनों में बढ़ा है, बिकॉज अगर मैं HDFC का ही स्टेटमेंट लूं, उनका ये कहना था कि अक्टूबर में उन्होंने अपने हिस्ट्री का सबसे ज्यादा तादाद में लोन रिसीव और प्रोसेस किया है। तो ये तो नंबर की बात हो गई, वॉल्यूम की बात हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि पिछले 5 वर्षों में हमने इतना पैसा कभी नहीं बांटा है, या इतना पैसा कभी सैंक्शन या डिसबर्स नहीं किया है जो इस दो महीनों में हमने किया है। तो वैल्यू की बात हो गई। तो मुझे लगता है दीपक जी, दोनों वैल्यू और वॉल्यूम टर्म्स दोनों में आई थिंक ये बहुत बड़ी बढ़ोतरी हुई है हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज की। तो ये जरूरी नहीं है कि अगर इनका ग्रोथ अगर 35% रहा है लास्ट क्वार्टर, तो ये पूरा 35% नए डिमांड के तहत ही रहा हो। पर हाँ, ये बात भी तय है कि काफी हद तक नया डिमांड था, मगर पुराना जो डिमांड था वो भी कई हद तक ये शिफ्ट होकर लॉकडाउन के बाद, क्योंकि जब इंटरेस्ट रेट घटे और 7% के नीचे जब मॉर्गेज रेट जाने लगे, तो हर NBFC, हर बैंक ये रेट ऑफर करने की स्थिति में नहीं था। कई सारे ऐसे NBFCs हैं जो आज भी 8-8.5% मेंटेन किए पड़े हैं। तो इसका जो दर्द है वो सहनीय नहीं था। तो कई लोगों ने HDFC, LIC और कई और जो पुख्ता इंस्टीट्यूशंस हैं उनके तरफ अपना फाइल मूव किया है। तो जो ग्रोथ है वो कंसोलिडेशन का भी पार्ट है और एक्चुअल डिमांड का भी पार्ट है, और ये बना रहेगा मुझे लगता है। इस चर्चा को जारी रखेंगे, लेकिन यहां पर लेते हैं एक बहुत ही छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के उस पार जानने समझने की कोशिश करेंगे कि सरकार ने जिस तरह के एफर्ट्स किए हैं, सरकार ने जिस तरह के प्रयास किए रियल एस्टेट को उठाने के लिए, वो कितने मुनासिब रहे, वो कितने बेहतर रहे, उसको जानेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और चर्चा जारी है 2020 के रियल एस्टेट मार्केट पर कि 2020 में रियल एस्टेट में जो उथल पुथल रही उसको डेवलपर संगठन ने और सरकार ने किस तरह से संभालने की कोशिश की, कंज्यूमर ने किस तरह से रिएक्ट किया और निवेश को लेकर क्या कुछ संभावनाएं रियल एस्टेट में दिख रही थी और क्या संभावनाएं भविष्य में भी दिखेंगी, उन सभी चर्चाओं को आगे बढ़ाते हैं। गुलाम साहब, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा और काफी अहम सवाल यह है कि अर्थ एक हिंदी का अर्थ है और एक अंग्रेजी का अर्थ है। तो जो हिंदी का अर्थ है वो अंग्रेजी के अर्थ पर काफी भारी पड़ रहा है, क्योंकि पूरी दुनिया में कोविड से करीब 17 लाख लोग अब तक मर चुके हैं और ये मौतें बरकरार अभी भी जारी हैं। 2019 में आईसीएमआर का डाटा कहता है कि प्रदूषण की वजह से 17 लाख लोग सिर्फ हिंदुस्तान में मारे गए हैं। तो प्रदूषण एक बड़ा चैलेंज है। रियल एस्टेट का भी काफी बड़ा योगदान है प्रदूषण को बढ़ाने में। तो ऐसे में डेवलपर्स हों या होम बायर्स हों या सरकारें हों, इसको लेकर इतनी गंभीर क्यों नहीं है? क्यों ग्रीन बिल्डिंग प्रोजेक्ट नहीं बन पा रहे हैं? क्यों सस्टेनेबल प्रोजेक्ट की ओर फोकस नहीं हो रहा है? सरकार इसकी ओर कब ध्यान देगी? क्या दिक्कत है वहां पर? देखिए, इसका सबसे बड़ा कारण मेरे विचार में कॉस्ट से संबंधित है। कीमत जो आपको अदा करनी होगी अगर आपने एक ग्रीन बिल्डिंग बनाने का तय किया होगा। इससे पहले इसी तरह हमने कुछ वक्त पहले जब वो एक और मूवमेंट शुरू हुई थी ग्रीन से ताल्लुक रखती हुई, जिसमें हमने देखा था कि कुछ चेंजेस उस समय भी आए थे, कुछ आज से 8-10 साल पहले, लेकिन उसमें वो गोल्ड रेटिंग और सिल्वर रेटिंग वो सब के चक्कर में कॉस्ट इतना ज्यादा बढ़ा था कि उस सब को सामने रखते हुए आज के हालात में अगर एक डेवलपर के सामने आप ऑप्शन रखें कि आपको कंप्लीटली ग्रीन बिल्डिंग की तरफ रुख करना है, तो उसका जो एडिशनल कॉस्ट है वो आज खरीदार देने की परिस्थिति में नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले अमित जी बता रहे थे कि जो कॉस्ट रैशनलाइजेशन की वजह से थोड़ी बहुत मार्केट में वाइब्रेंस या दोबारा एनर्जी दिखाई दे रही है, इसका एक कारण ये भी है कि बहुत कॉस्ट इंजीनियरिंग हर तरफ से हो रही है, चाहे वो रेगुलेटरी कॉस्ट हो, चाहे वो फाइनेंशियल कॉस्ट हो, चाहे वो प्रोडक्ट कॉस्ट हो। और जहां तक आपका सवाल है ये ताल्लुक रखता है प्रोडक्ट कॉस्ट से। अगर हमने ये सारे चेंजेस आज इंक्लूड करने हैं तो हमारा प्रोडक्ट प्राइस डेफिनेटली शूट अप होगा। और क्या आज डेवलपर इस परिस्थिति में है कि 15-20% एक्स्ट्रा कॉस्ट बेयर करें जो कि खरीदार अब भी उनको देने तैयार नहीं है? एक बात ऐड मैं करना चाहूंगा, चाहे वो एनवायरमेंटल लॉज वगैरह हों और एनवायरमेंटल और पोल्यूशन क्लियरेंस काफी मैंडेटरी है कोई भी बिल्डिंग परमिट्स में, मगर कैपिटल मार्केट्स और इन्वेस्टर्स एक्चुअली इस पर बहुत ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो आज अगर आप देखेंगे तो हमसे लेकर कोई भी और इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर जो है वो इन्वेस्टिंग कंपनी का ESG नॉर्म चेक कर ही रहा है कि वो एनवायरमेंटल, सोशल और गवर्नेंस पर कहां तक खरा उतरता है। उसके बिना ना ही कोई लार्ज ग्लोबल फंड, ना ही इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, ना ही कोई इंटरनेशनल इन्वेस्टर आपको पैसा देने को रेडी होने वाला है। बिल्कुल। आज जब हम कंसोलिडेशन देख रहे हैं, आज हम देख रहे हैं कि 20, 25, 30% डेवलपर बचेंगे। ये कॉर्पोरेट डेवलपर्स हैं, ये सारे के सारे आज इंस्टीट्यूशनल कैपिटल, ग्लोबल कैपिटल की तरफ चल रहे हैं। उनको विदेशी मुद्रा मिल रही है, बिना एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी के उनको ये मुद्रा मिल ही नहीं सकती। तो ये बात तो तय है कि कैपिटल डिटरमाइन करेगा एनवायरमेंटल सेंसिटिविटी, चाहे सरकारें करे या ना। मेरा अगला सवाल अरविंद जी आपसे ये रहेगा कि 2020 में सरकार ने जो कदम उठाए, फिर चाहे वो प्रोजेक्ट कंप्लीशन में रियायत देने की बात हो, IT सेक्शन 43 CA में बदलाव करने की बात हो, CLSS स्कीम की समय सीमा बढ़ाई गई, प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18,000 करोड़ रुपए के अतिरिक्त निवेश की बात की गई, मॉडल टेनेंसी एक्ट भी ऑलमोस्ट आ ही रहा है, महाराष्ट्र सरकार ने कुछ और ज्यादा रियायतें दी, स्टैंप ड्यूटी तक माफ कर दी और भी प्रीमियम में छूट देने वाली। तो इस तरह की जो रियायतें हैं, अगर हम देखें, डेवलपर्स ने जो मांगा वो मिला, सरकार ने देने की कोशिश भी की, फिर भी जो डेवलपर संगठन है उनमें असंतुष्टि अभी भी है, असंतोष अभी भी है। मैं कह रहा हूं बड़ा कठिन सवाल पूछ लिया आपने मुझसे, क्योंकि इसमें ये दुधारी तलवार है। देखिए, ये बात सच है कि इस साल काफी छूट दी गई और काफी सारी, न सिर्फ छूट बल्कि 1-2 अहम पॉलिसीज भी आ गई हैं। पिछले साल भी आई थी बाय द वे, कॉर्पोरेट टैक्स रेट को लेकर के कुछ एक बहुत अहम पॉलिसीज आई थी, लेकिन इस साल भी इनिशिएटिव्स काफी रहे हैं, फिस्कल इंसेंटिव्स काफी सारे मिल गए हैं। एक बहुत इम्पोर्टेंट स्कीम आ गई रेंटल हाउसिंग की, जिसका कि इंतजार था काफी समय से। तो पॉलिसी के लेवल पर, फिस्कल इंसेंटिव्स के लेवल पर, हर तरह से सरकार की तरफ से काफी सारी रियायतें और इंसेंटिव्स मिल गए हैं। लेकिन देखिए, ऐसा है कि डिमांड जब तक जीवित नहीं हो जाती पूरी तरह से, तब तक किसी भी इंडस्ट्री में, किसी भी सेक्टर में
ट्रांजैक्शंस का बढ़ना मुनासिब नहीं होता है एक सर्टेन लेवल के बाद। आज हम उस जगह खड़े हैं, देखिए, जहां हमने 12 महीने, कम से कम 10 महीने इस स्थिति में निकाले जहां हमें ये नहीं पता था कि इस बीमारी का तोड़ क्या है, इकोनॉमी को वापस हम कैसे उठाएंगे, और इसके बावजूद हमने गिरते पड़ते किसी तरह से एक्टिविटी शुरू कर दी। इंसेंटिव्स दिए गए, पॉलिसीज आती रहीं, लेकिन जहां तक डेवलपर तो सप्लायर होता है, जहां तक डेवलपर का हिसाब किताब है, उसके पास आज भी वो परेशानियां मौजूद हैं जो पहले से मौजूद थी कि उसे कितना सामान बनाना है, जो एक्स्ट्रा इन्वेंट्री पड़ी हुई है उसे वो कैसे बेचेगा। आपने स्टैंप ड्यूटी हटा दी, इससे अच्छा गिफ्ट कुछ हो नहीं सकता था अंडर द सर्कमस्टांसेस, जिससे कि डिमांड में फिलिप दिखाई भी पड़ा है, लेकिन ये अपने आप में कंप्लीट नहीं हो सकता दीपक जी। तो डेवलपर की जहां तक मुश्किल है वो ये है कि वो ऐसी कौन सी परिस्थिति पैदा होगी जिससे कि उसका माल जो इतना सारा ओवरहैंग है वो बिक पाए, और ये मैं समझता हूं कि इसमें समय लगेगा। इसमें सरकार जो भी इंसेंटिव दे सकती है या देती जाएगी, वो अपने आप में सब कुछ नहीं हो सकता। रिजर्व बैंक इंटरेस्ट रेट को तो अब और कम शायद कर भी ना पाए जहां उसने पहुंचा दिया है, तो बहुत ज्यादा कुछ नहीं हो सकता पॉलिसी लेवल पर या फिस्कल इंसेंटिव्स के लेवल पर। अब मार्केट को जीवित करने की जरूरत है, और मार्केट को जीवित करने के लिए बहुत सारा सेंटिमेंट इंप्रूव होगा। 8 दिसंबर को मैं समझता हूं पहली वैक्सीनेशन हुई है यूके में, जैसा हमने सुना, और उसके बाद से दूसरी स्ट्रेन आने का भी खतरा है। इस पूरे माहौल को बदलते हुए, कॉन्फिडेंस को डेवलप करते हुए कम से कम 1 से 2 क्वार्टर अभी जाएंगे, और तब तक जितना हो सके सरकार सपोर्ट दे के रख सके, रिजर्व बैंक सपोर्ट दे के रख सके, उतना अच्छा है। लेकिन ये अपने आप में डेवलपरों की सारी मुसीबतों को हल नहीं कर सकता दीपक जी। ध्रुव सर, अगला सवाल मेरा आपसे ये होगा कि डिमांड सप्लाई का जो मिसमैच है उसको डेवलपर क्यों नहीं समझ पा रहे हैं, क्योंकि शायद यही मिसमैच है जिसकी वजह से पूरे देश भर में, देश के टॉप 7 शहरों में करीब 7.5 लाख यूनिट्स का अनसोल्ड इन्वेंट्री का एक पहाड़ तैयार हो चुका है, फिर भी कंफ्यूजन बरकरार है, और जो रिक्वायरमेंट है, असल रिक्वायरमेंट, वो क्यों पकड़ में नहीं आ रही है? देखिए, जो आपने ये कहा डिमांड सप्लाई मिसमैच जिसके कारण इतना जो इन्वेंट्री ओवरहैंग है, वो मेरे हिसाब से ये काफी पुरानी प्रॉब्लम है, और ये जो ओवरहैंग है और जो इन्वेंट्री चली आ रही है वो काफी सालों से चली आ रही है। अगर आप रीसेंट टाइम्स में देखें, पिछले 1 या 2 साल में मेरे हिसाब से जो लॉन्चेस हो रहे हैं वो डेवलपर्स बहुत केयरफुल हैं कि जो डिमांड, जिस सेगमेंट में डिमांड है, जिस प्राइस पॉइंट पे डिमांड है, उस प्राइस पॉइंट पे लॉन्चेस ज्यादा हम देख रहे हैं। सो ये जो आपने प्रॉब्लम का जिक्र किया, ये मेरे हिसाब से आज से 5 या 6 साल पुरानी प्रॉब्लम है जो अभी तक कैरी फॉरवर्ड कर रही है, क्योंकि ये अनसोल्ड इन्वेंट्री काफी सालों से ओवरहैंग है। पर जो नए लॉन्चेस हम देख रहे हैं उसमें जो आप मिसमैच की बात कर रहे हैं वो हमने बहुत कम देखा है, और आज के दिन डेवलपर बहुत ज्यादा कॉन्शियस है कि डिमांड कहाँ पे आ रहा है, अफोर्डेबल सेगमेंट में है, और वो प्राइस पॉइंट पे डिलीवर करना जरूरी है। चाहे अपार्टमेंट्स को हम छोटे साइज करें या उसको राइट साइज करें, जो भी आप बोलें, पर प्राइस पॉइंट जो कस्टमर का सेगमेंट है वहां पे डेवलपर्स अब इंक्रीजिंगली फोकस कर रहे हैं। जो पुराना आपने जो बैकलॉग बताया, जो आपने नंबर कहा 7 लाख से भी ज्यादा, वो सही नंबर है। अब क्वेश्चन ये है कि वो कब जाके वो रिजॉल्व होगा, वो समय बताएगा। पर अभी देखिए, डिमांड जैसे मैंने कहा अक्टूबर के महीने से हमने देखा है कि रैंप अप होना शुरू हुआ है। पिछले हमने 1.5 साल से देखा है कि जो सेल्स है वो लॉन्चेस से ज्यादा नंबर पे है। बिल्कुल, यानी मोटे तौर पर 2020 में रियल एस्टेट के ग्राफ में काफी उथल पुथल देखने को मिली, जिसको संभालने के सरकार और डेवलपर संगठन ने काफी कोशिशें की। कोरोना की मार का असर दूसरी तिमाही में जरूर देखने को मिला, लेकिन तीसरी तिमाही में घरों की बिक्री के आंकड़ों ने चौंका दिया। निवेशक फिजिकली हाउसिंग मार्केट में जाने से बच रहा है, लेकिन वर्चुअल ऑप्शन को वो बिल्कुल तरजीह दे रहा है और उस ओर निवेश करने की पूरी कोशिश कर रहा है। हालांकि एक बात जिस पर सभी एकमत नजर आ रहे हैं वो ये है कि आज की डेट में जो एंड यूजर है, यानी अगर आप रहने के लिए घर देख रहे हैं या खरीदना चाहते हैं, तो वो बिल्कुल सटीक मुफीद समय है। तो 2020 में रियल्टी सेक्टर पर इन्हीं अनुभवों के साथ विदा लेते हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया, और देश और दुनिया की बिजनेस जगत की तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए जी बिजनेस पर। नमस्कार।